हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने यह देखा था कि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा किस किस से संबंधित दिया है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र का सार, ठीक है, अर्थशास्त्र का सार, दुर्लभता तथा चयन। तो अर्थशास्त्र का निचोड़ क्या है, अर्थशास्त्र का सार क्या है, आखिर अर्थशास्त्र कहना क्या चाहता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ठीक है, हमारी आवश्यकताएं तो अनंत हैं, परंतु इन्हें संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं। लेकिन हमारे पास जो साधन है, जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, वो क्या है, सीमित हैं। अतः अर्थशास्त्र हमें यह बताता है, क्या बताता है भाई, यह बताता है कि इन सीमित साधनों का किस प्रकार मितव्ययता पूर्वक प्रयोग किया जाए, जिससे हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाए और हमें अधिकतम संभव संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र मितव्ययता का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता एवं चयन की समस्या। सीधा सीधा कह रहा है कि अर्थशास्त्र बस दुर्लभता एवं चयन की समस्या है, ठीक है, जिसे हम मितव्ययता का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो दुर्लभता क्या है, देखेंगे हम लोग। तो दुर्लभता का अर्थ मांग अथवा आवश्यकता की तुलना में, ठीक है, मांग और आवश्यकता की तुलना में सीमितता से है। जैसे कि प्रो रॉबिन्स ने कहा कि खराब अंडे यद्यपि अच्छे अंडों की तुलना में संख्या में कम होते हैं, ठीक है, अच्छे अंडों की तुलना में संख्या में कम होते हैं खराब अंडे, लेकिन उन्हें दुर्लभ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब जो खराब अंडे उनको दुर्लभ कैसे कहेंगे भाई, काहे कहेंगे दुर्लभ, क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खराब अंडों की मांग नहीं है, ठीक है, खराब अंडों की मांग नहीं है, इसलिए वो दुर्लभ नहीं है। काहे कि चाहे उसकी संख्या कम हो या अधिक हो, लेकिन वो दुर्लभ नहीं कहलाएगा। दुर्लभ किसको कहेंगे, जिसकी मांग बहुत अधिक हो, ठीक है, मतलब उसको लेने वाले बहुत को हैं, लेकिन उसकी संख्या क्या हो, कम हो, वो साधन कम हो और उसका मांग अधिक हो, तो वो साधन हमारा दुर्लभ साधन कहलाता है, ठीक है। अतः मांग के आधार पर खराब अंडे दुर्लभ नहीं कहे जा सकते, सही बात है। इसके विपरीत करोड़ों टन खाद्यान्न उपलब्ध होते हुए भी खाद्यान्न दुर्लभ ही कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति मांग की अपेक्षा, ठीक है, मांग की अपेक्षा कम रहती है। अब जो हमारे पास कोयला है, जो खदान है हमारे पास, कोयले का है, लोहे का है, चाहे किसी का भी खदान हो, है ना, उसमें तो कितने सारे हैं, कितना खदान में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता अधिक है, उसका मांग अधिक है, हम उसकी मांग हर जगह पे है, लेकिन वो सीमित है, ठीक है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए वो दुर्लभ साधन कहलाएगा, चाहे उस संख्या में कितना भी हो। अतः किसी वस्तु की दुर्लभता केवल उसकी मात्रा के द्वारा ही नहीं, बल्कि उसकी मांग के द्वारा भी निश्चित होती है, ठीक है, मांग के द्वारा ही, जितना अधिक मांग होगा उतना ही अधिक वो वस्तु दुर्लभ होगा, ठीक है, दुर्लभता इसी को कहते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं चयन का चुनाव, ठीक है। तो चयन का चुनाव क्या है, तो चुनाव दुर्लभता की प्रतिफल है। चुनाव क्या है, दुर्लभता की प्रतिफल है, ठीक है। चुनाव से अभिप्राय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया है। चुनाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित एवं विभिन्न प्राथमिकताओं वाली होती हैं, ठीक है। साधनों की पूर्ति सीमित होती है और इन्हें विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जाता है, ठीक है। अतः इसे असीमित असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच सामंजस्य बैठाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी में से चयन की समस्या का जन्म होता है, सही बात है, और फिर वही आर्थिक समस्या का रूप ले लेती है, जैसे कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, अर्थशास्त्र का सार, ठीक है, अर्थशास्त्र का सार, आवश्यकताएं असीमित, तीव्रता एवं वरीयता में अंतर, इधर क्या है, साधन सीमित है, वैकल्पिक उपयोग हैं, चयन की समस्या आ जाती है। तो अर्थशास्त्र का
उदय हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना ही समस्त आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। एकदम सही बात है। जब साधन ही सीमित रहेगा तभी ना हमारे पास मतलब क्या कहते हैं, साधन अगर हमारे पास सीमित है, उसी के कारण हमारे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। समस्त आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। ठीक है, अतः यह कहा जाता है कि सीमितता ही सब आर्थिक समस्याओं की जननी है। ठीक है, अब आगे है, दुर्लभता तथा चयन को पृथक नहीं किया जा सकता। दुर्लभता तथा चयन को पृथक नहीं किया जा सकता, सही बात है। तो दुर्लभता एवं चयन की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है, जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति परिवार या देश अपने सीमित साधनों से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। ये तो हर जगह पे हर बात यही कह रहा है ना, कि जो हमारे पास सीमित साधन है उससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। अतः उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वे अपने कौन से साधन को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाएं। अन्य शब्दों में उनके सामने दुर्लभता और चयन की समस्या साथ साथ आती है। ठीक है, इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर दुर्लभता को पृथक नहीं किया जा सकता, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। आइए स्पष्ट करते हैं। तो पहला विवरण क्या है, उपभोक्ता के स्तर पर यानी कि जो उपयोग करने वाले हैं उसके स्तर पर। तो दुर्लभता का अर्थ है सीमित आय तथा चयन का अर्थ है आय का विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय के लिए इस प्रकार आवंटन करना कि जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, आय का विभिन्न वस्तुओं, ठीक है, आय जो है हमारा होता है उसका विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय के लिए यानी कि खरीदारी के लिए, क्रय के लिए, ठीक है, तथा क्रय के लिए इस प्रकार आवंटन यानी कि बांटना, ठीक है, आवंटन करना कि जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, आगे हमारा है उत्पादन के स्तर पर। उत्पादन के स्तर पर क्या है, दुर्लभता का अर्थ है सीमित साधनों तथा चयन का अर्थ है। ठीक है, दुर्लभता का अर्थ है सीमित साधन तथा चयन का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए साधनों का इस प्रकार आवंटन करना कि जिससे उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, अब राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभता और चयन को देखते हैं। तो दुर्लभता का अर्थ है राष्ट्रीय स्तर पर सीमित राष्ट्रीय साधन, ठीक है, तथा चयन का अर्थ साधनों का इस प्रकार से उपयोग करना ताकि सामाजिक कल्याण का अधिकतम स्तर अथवा अनुकूलतम स्तर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, निष्कर्ष, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष के रूप में अर्थशास्त्र के सार को हम इस प्रकार क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो पहला है आवश्यकताओं की तुलना में साधनों के दुर्लभ होने के कारण चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चयन से निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। चयन का आशय क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। तीसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया का संबंध सीमित साधनों का इस प्रकार अनुकूलतम उपयोग करने से है। पहला नंबर, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। दूसरा, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करें। और तीसरा, एक राष्ट्र या समाज अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे। ठीक है, निष्कर्ष यही निकल रहा है, अर्थशास्त्र का सार यही तीन निकल रहा है। ओके,
आगे हम देखते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब आर्थिक क्रिया क्या है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग से होता है। एकदम सही बात कहा है। यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा, ठीक है, आर्थिक क्रिया द्वारा सदैव आय का सृजन हो। अन्य शब्दों में आर्थिक क्रिया द्वारा आय का सृजन होना या ना होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। अब हम आर्थिक क्रियाओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे। आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित में बांटा जा सकता है। उत्पादन, पहला नंबर। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। ठीक है, उदाहरण के लिए जुलाहे द्वारा सूत से कपड़ा बुनने की क्रिया उत्पादन है। इसी प्रकार बढ़ई द्वारा लकड़ी के लट्ठे चीरकर मेज व कुर्सी बनाना उत्पादन क्रिया है। उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जा सकता है कि धन का उत्पादन कैसे तथा किन किन साधनों से होता है। सेकेंड है उपभोग। ठीक है, उपभोग। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया, उपभोग मतलब उपयोग करने वाला, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपयोग से है। रोटी खाना, दूध पीना आदि क्रियाएं उपभोग कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है, उपभोक्ता कौन है और उत्पादक कौन है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। अब उत्पादक कौन है? तो उत्पादक वह व्यक्ति है जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय करता है, जो अपने लाभ को अपना लाभ प्राप्ति के लिए वस्तुओं को निर्माण करता है और उसका विक्रय यानी कि उसे बेचता है। अब आता है विनिमय। तो विनिमय वह क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु के उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से है। इनका क्रय विक्रय अधिकतर मुद्रा द्वारा किया जाता है। इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वस्तु कीमत निर्धारण। ठीक है, वस्तु कीमत निर्धारण पहला। तो इसके अंतर्गत बाजार की विभिन्न दशाओं के अंतर्गत वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। साधन जितना है उसी के अनुसार कीमत का निर्धारण होगा। तो इसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि के पुरस्कार निर्धारण की व्याख्या की जाती है। इस क्रिया को वितरण भी कहते हैं। इसी को हम साधन कीमत निर्धारण कहेंगे। आगे हमारा आर्थिक क्रिया द्वारा व्यष्टि तथा समष्टि स्तर। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि स्तर क्या है अब ये जानेंगे हम।